नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने यूकेएसएससी एडीओ एग्ज़ाम तथा यूकेपीएससी परीक्षाओं के लिए यह मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर का उद्देश्य है एस्पिरेंट्स को परीक्षाओं के पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार से परिचित कराना, ताकि वे अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। और जो इसमें हम टारगेट करेंगे, ये यूकेएसएससी द्वारा जो एडीओ का एग्ज़ाम्स होना है उसके लिए रहेगा। और ये रहेगा यूनिट 1, जो सबके लिए कंपलसरी है। तो कृपया वीडियो को आगे कंटिन्यू देखेंगे। और इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें विद एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। धन्यवाद। अब आगे आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, और 4 है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसकी स्थापना हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक जो चली थी। और बोकारो जो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी वो थी 1964 में। इसमें हम देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में झारखंड में हुई थी। ये सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रह गया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? क्या 15 अगस्त 2015 को हुई थी? ऑप्शन बी है 25 सितंबर 2014, सी है 1 जनवरी 2015, और डी है 10 फरवरी 2014। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसमें 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, वैश्विक विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो जिसे एसईजेड कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 2004, बी है 2005, सी है 2006, और डी है 2007। तो सही ऑप्शन होगा 10 फरवरी 2006 को यह अधिनियम लागू हुआ था। यह एक्ट, अगर इसमें थोड़ा व्याख्या देखते हैं, व्याख्या रहेगी एसईजेड की, यानी सेज एक्ट 2005 पारित हुआ था। 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है कि निर्यात उन्मुख उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। तो इसमें क्या रहता है कि जो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस एक्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी सेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, निर्यातोन्मुख औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सी है घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा घटाना, और डी है सरकारी खर्च कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, निर्यातोन्मुख औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। सेज का उद्देश्य निर्यात व विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का 5वां क्वेश्चन रहेगा, सेज में पहले 5 वर्ष के लिए कर में कितनी प्रतिशत छूट दी जाती है? तो ए है 25%, बी है 50%, सी है 75%, और डी है 100%। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, 100% की छूट इसमें दी जाती है। व्याख्या देखते हैं हम कि सेज की इकाई को पहले 5 वर्ष तक 100% यानी आयकर में छूट मिलती है। इसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 50% की छूट दी जाती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1950 या 1988 में, 1990 या 1991? तो सही ऑप्शन होगा सी, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। सिडबी का जो पूरा नाम भी कोई पूछ देता है, इसका पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इस की गई थी। लघु उद्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य होता है। तो लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य होता है।
इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। सिडबी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है किसी क्षेत्र को ऋण प्रदान करना, बी है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देना है, सी है सरकारी बैंकों की निरीक्षण और डी है निर्यात शुल्क निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। अगर हम बात करते हैं में सिडबी की, तो सिडबी भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को ऋण, तकनीकी सहायता और विकास सुविधा प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम SEZ यानी सेज का पूरा नाम क्या है? तो इसका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें हमने क्वेश्चन इस टाइप के रखे हैं ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो हम उसे कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को हर तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। सेज का अर्थ होता है, तो इसका होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहाँ उद्योगों को कर व नीतिगत छूटें दी जाती है ताकि निवेश को ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक कौन सा पशु है? तो इसमें बाघ है, लॉयन है, हाथी है, गरुड़ है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया लॉयन, इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेक इन इंडिया का लोगो यानी लॉयन के रूप में जो भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1951, बी है 1952, सी है 1955, डी है 1956। तो सही ऑप्शन होगा 1951 में शुरू हुआ था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना था। भारत में औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली बार कब घोषित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1947, बी है 1948, सी है 1951 और डी है 1956। तो पहली जो औद्योगिक नीति थी ये 1948 में घोषित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी, जिससे जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका निर्धारित की थी। नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब घोषित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या 1985 में, बी है 1989 में, सी है 1991 और डी है 1995। तो ये की गई थी 24 जुलाई 1991। इसलिए भी ये क्वेश्चन 24 जुलाई पर जोड़ दिया जा रहा है क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पे पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें डेट पूछी गई थी। व्याख्या है नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू की गई थी, जिसके तहत लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है औद्योगिकरण या नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए हुआ कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी हुआ सरकारी सख्त सरकारी नियंत्रण सख्त करना, सी है अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और निजीकरण, क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और डी है औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण। तो ऑप्शन नंबर सी और सर इसमें सही है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। अब देखते हैं कि 1991 में जो नीति 1991 की नीति ने उद्योगों से लाइसेंसिंग हटाकर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया। नेक्स्ट है लाइसेंस राज शब्द किस नीति से संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से या पंचवर्षीय योजना, पुरानी औद्योगिक नीति 1956 या डी ऑप्शन शिक्षा नीति। तो यह है सी ऑप्शन सही है। 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी हमारी द्वितीय, इससे संबंधित है। अब व्याख्या करते हैं हम 1956 की जो औद्योगिक नीति में उद्योगों के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता थी, जिसे लाइसेंस राज कहा गया था। यह व्यवस्था 1991 की नई नीति में हटाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक नीति 1956 को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे नीली नीति के नाम से जाना जाता है? नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा कि इसे औद्योगिक नीति समाजवादी पैटर्न यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विकास योजना, या डी
हरित नीति के? तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा औद्योगिक नीति का समाजवादी पैटर्न। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी का उद्देश्य समाजवादी ढांचे पर आधारित विकास था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका तय की गई थी। औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो सही ऑप्शन होगा तीन, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 श्रेणी में बांटा गया था। औद्योगिक नीति 1956 के तहत उद्योग को 3 श्रेणियों यानी शेड्यूल ए बी सी में बांटा गया था, जिनमें से कुछ जिनमें से कुछ केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। शेड्यूल ए किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? केवल निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है मिश्रित क्षेत्र और डी है सहकारी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र। इस शेड्यूल ए उद्योग पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में थे, जैसे रेलवे, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1991 के बाद विदेशी निवेश यानी एफडीआई अधिकतम कितने प्रतिशत तक अनु अनुमति दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा 26%, बी होगा 49%, सी होगा 51% और डी होगा 74%। तो सही ऑप्शन होगा सी, 51% की अनुमति दी गई थी 1991 नीति के तहत। 1991 की नीति में पहली बार 51% तक विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति दी गई थी, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी आई। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1980 में, बी ऑप्शन है 1985, सी है 1991, डी है 1995। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1991 में। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ यानी एलपीजी बोलते थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी थी। नेक्स्ट है 1991 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितने उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी होगा 80 या ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन सी होगा इसमें राइट आंसर यानी 80 उद्योगों को इसमें लाइसेंसिंग राशि से मुक्त किया गया था। इसमें देखते हैं हम नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत लगभग 80% उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त कर दिया गया और ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। भारत में पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी 1947, ऑप्शन बी 1948, 19 ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा 1948। नेक्स्ट है भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी, जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में महारत्न कंपनियों का दर्जा पहली बार कब दिया गया था? तो ऑप्शन ए हो गया 2008, ऑप्शन बी हो गया 2009, ऑप्शन सी हो गया 2010 और ऑप्शन डी हो गया 2012। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2009। नेक्स्ट है हमारा क्या क्या है, भारत सरकार ने 2009 में महारत्न योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत कुछ सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयूएस को अधिक स्वायत्तता दी गई थी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 2024 तक अभी 14 कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 2024 तक 14 महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिसे ओएनजीसी जैसे है ओएनजीसी, आईओसीएल है, एनटीपीसी, सेल है, पीएल है, कोल इंडिया आदि है। जो 14वां नवरत्न कंपनी था उसका नाम था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन रहेगा, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा पाने के लिए न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए? क्या इसमें 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 25,000 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। महारत्न कंपनी के लिए औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 25,000 करोड़ होना अनिवार्य है। नवरत्न योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? क्या ऑप्शन नंबर ए 1985,
ऑप्शन बी 1991, सी 1997, डी 2000। तो सही आंसर होगा इसमें 1997, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं भारत सरकार ने 1997 में नवरत्न स्कीम लागू की थी, जिसके तहत 9 पीएसयू को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी। स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, जिसके तहत एससी, एसटी और महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें प्रधानमंत्री विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 2015, बी है 2014, सी है 2016 और डी है 2017। तो सही ऑप्शन होगा ए, यानी 2015। क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या देखते हैं हम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, ताकि हर खेत को पानी मिले और सिंचाई दक्षता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र किसके मापने हेतु किया जाता है? तो क्या कृषि उत्पादकता, जनसंख्या वृद्धि, आय असमानता, मुद्रास्फीति? ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, आय की असमानता मापने के लिए। लॉरेंज वक्र एक ग्राफ होता है जो किसी देश या समाज में आय या संपत्ति के वितरण की असमानता को दर्शाता है। अब बात आता है गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ क्या है? तो गिनी गुणांक का अगर मान 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अधिक असमानता होगी, बी है पूर्ण समानता होगी, सी है न्यूनतम उत्पादन होगा और डी है उच्च बेरोजगारी। तो बी ऑप्शन सही हुआ, इसमें पूर्ण समानता होगी, यानी गिनी गुणांक अगर 0 है तो उतनी इसमें क्या होगी, समानता होगी। अगर गिनी गुणांक जो है 1 रहेगा तो उतनी इसमें असमानता रहेगी। तो व्याख्या है, गिनी गुणांक का जो मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 30वां रहेगा, भारत में गिनी गुणांक लगभग कितना है? तो भारत का जो गिनी गुणांक है वो कितना है? क्या ऑप्शन नंबर ए 0.25, ऑप्शन बी 0.35 से लेकर 0.40 के बीच, सी है 0.50 और डी है 1। तो भारत का जो गिनी गुणांक का मान है अभी वर्तमान में वो 0.35 से 0.40 के बीच में है। नेक्स्ट हमारा व्याख्या देखते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिनी गुणांक लगभग 0.35 से 0.40 के बीच में है, जो मध्यम स्तर की आय असमानता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जो 31वां रहेगा, बी एम दांडेकर और एम आर रथ आयोग ने भारत में गरीबी मापने का कार्य कब शुरू किया था? क्या 1950, 1969, 1971, 1974? तो सही ऑप्शन होगा 1969 में किया था। 1969 में एम दांडेकर और एम रथ ने भारत में पहली बार गरीबी मापने का प्रयास प्रयास किया और इन्होंने जो कैलोरी बताई थी वो 2250 कैलोरी मानक बताया था, और इसमें इन्होंने गांव और शहर यानी ग्रामीण और शहरों के लिए सेम कैलोरी बताई थी। यानी अगर गांव या शहर में 2250 तक कैलोरी को ही व्यक्ति इससे कम प्राप्त करता है तो इसका मतलब वह गरीब माना जाएगा। तो ये इनका निर्णय था। वाई के अलग समिति ने 1979 का मुख्य उद्देश्य था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूनतम वेतन निर्धारण था। ऑप्शन बी है गरीबी मापन की नई रेखा थी, सी है रोजगार सृजन और डी है उद्योग नीति। तो इन्होंने गरीबी मापन की नई रेखा तैयार की थी। वैके वाई के अलग समिति ने 1979 में नई गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, जो 1973-74 के उपभोग डेटा पर आधारित था। अब आते हैं, हम बात करते हैं तेंदुलकर समिति 2009 में 9 में जो गरीबी रेखा का मापने के लिए इन्होंने नया मापदंड अपनाया था। वो ऑप्शन नंबर ए था कैलोरी आधारित, बी था उपभोग व्यय आधारित, सी था आय आधारित और डी था शिक्षा आधारित। तो इन्होंने अपनाया था उपभोग व्यय आधारित। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को गरीबी मापने में शामिल किया था। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी का प्रतिशत 2011-12 में कितना है? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 21.9%, बी होगा 26%, सी होगा 31% और डी होगा
19.3%। तो सही ऑप्शन होगा इसमें 21.9%। प्लानिंग कमीशन के अनुसार 2011-12 में भारत की गरीबी दर जो थी 21.9% थी। रंगराजन समिति 2014 ने गरीबी रेखा मापने का मुख्य मानक सुझाया था। तो क्या कैलोरी आधारित, बी होगा व्यापक खर्च टोकरी, शिक्षा आधारित या आय आधारित? तो सही ऑप्शन होगा बी, यानी व्यापक खर्च टोकरी आधारित। सी रंगराजन कमेटी 2014 ने कंजप्शन बास्केट अपनाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन होगा 36वां, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI को किसने विकसित किया था? क्या नीति आयोग ने किया था? ऑप्शन बी होगा यूएनडीपी और ओपीएचआई ने किया था, विश्व बैंक ने या यूनिसेफ ने? तो सही आंसर होगा इसमें यूएनडीपी और ओपीएचआई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या होगी एमपीआई ने 2010 को यूएनडीपी और यानी जो जो एमपीआई किया था ये 2010 को किया था यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ओपीएचआई ने मिलकर विकसित किया था। बात आती है आज का क्वेश्चन नंबर होगा 37वां, यानी 37वां क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन होगा एमपीआई में गरीबी के 3 मुख्य आयाम कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर होगा, आय, रोजगार, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा, भोजन, आय होगा या रोजगार, विकास और निवेश होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को माना था। एमपीआई के 3 आयाम आधारित थे, हेल्थ था, एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। आज का जो 38वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये रहेगा यूएनडीपी के अनुसार भारत का एमपीआई 2023 में लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 21.9 है, 16 बी है 16.4% है, सी है 12.1% और डी है 9.8%। तो ये होगा हमारा उत्तर सही, यानी 16.4%। व्याख्या रहेगी यूएनडीपी 2013 जो 2023 में 23 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो 16.4% लोग अभी भी क्या हैं, गरीब हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन रहेगा हमारा 39वां, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े संग्रहित करने की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या ये 1950 एनएसएसओ द्वारा, 1965 प्लानिंग कमीशन द्वारा, सी होगा 1975 नीति आयोग द्वारा और डी होगा 1980? तो सही आंसर होगा इसमें 1950 एनएसएसओ द्वारा। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 1950 में स्थापित किया गया था, ताकि रोजगार, उपभोग और गरीबी से संबंधित डेटा को संग्रहित किया जाए, यानी एकत्रित करने का कार्य किया गया था। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर बनी संस्था का नाम क्या है? क्या इसका नाम नीति आयोग है, बी है एमओएसपीआई है या सी है एनएसओ है, डी है डीपीआईआईटी है? तो सही ऑप्शन होगा एनएसओ है। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। व्याख्या है 2019 में भारत सरकार ने सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ की स्थापना की थी। यह एमओएसपीआई के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, भारत के जीडीपी में कृषि कृषि का योगदान लगभग कितना परसेंट है? क्या इसमें 10% है, बी है 12%, सी है 16% और डी है 20%? तो सही ऑप्शन होगा बी, यानी सी ऑप्शन सही है, यानी 16% अभी कृषि का योगदान है। अगर हम बात करते हैं 2023-24 के अनुसार जीडीपी में लगभग लगभग कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 16% है। यह आंकड़ा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर आधारित है। भारत में कुल रोजगार का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है रोजगार, अच्छा, भारत में कुल रोजगार का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र से संबंधित है? 25% है, बी है 35%, सी है 46% और डी है 55%। तो सही ऑप्शन होगा डी, सी यानी 46%। एनएसएसओ और पीएलएफएस डेटा के अनुसार देश की लगभग 46% कार्यशील जनसंख्या कृषि व संबंध क्षेत्रों पर निर्भर है। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि कितनी रही है? -5%, बी है 0.5%, सी है 1.4% और डी है 5%। तो जो पिछले 5 वर्षों में कृषि की जो औसत वृद्धि दर थी वो थी 1.4%।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर लगभग 1.4% दर्ज की गई है। भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में लगभग कितना रहा? तो 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 353.9 मिलियन टन या 400 मिलियन टन। तो सही आंसर होगा इसमें सी, यानी 353.9 मिलियन टन। अब इसमें बात करते हैं हम कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 353.9 मिलियन टन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी? तो 1950 धान, 1900 बी ऑप्शन रहेगा 1966-67 गेहूं, सी रहेगा 1970 ज्वार और डी रहेगा 1980 मक्का। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1966-67 में गेहूं से शुरुआत हुई थी। अगर बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में हुई थी मॉस्को से 1960 में, जो किया था नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। भारत में किया था एम एस स्वामीनाथन 1966 में। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में गेहूं फसल से हुई थी, जिसका नेतृत्व एम एस स्वामीनाथन ने किया था। अब क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा 1950 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1960, ऑप्शन नंबर सी होगा 1965 और डी होगा 1970। तो सही आंसर होगा इसमें 1965, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसमें। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में डेयरी उद्योग व विकास और ऑपरेशन फ्लड योजना लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1965, बी है 1970, सी है 1975, डी है 1981। तो सही ऑप्शन होगा इसमें 1970। ऑप ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण जो था 1970 में प्रारंभ हुआ था, जिसका संचालन एनडीडीबी द्वारा किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध विकास कार्यक्रम था। मछली पालन योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना? तो यह की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985 में शुरू की गई थी। मछली पालन योजना 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, जिससे मत्स्य उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भारत के जीडीपी में लगभग कितने परसेंट योगदान है? तो ऑप्शन नंबर ए 5%, बी है 7%, सी है 9%, डी है 12%। तो सी ऑप्शन सही होगा 9%। अब बात आती है हमें इसमें क्या क्या रहेगा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जीडीपी में योगदान 9% है, और यह उद्योग कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन में योगदान देता है। प्रधानमंत्री मेगा फूड पार्क योजना कब शुरू की गई थी? ये आजकल अंतिम क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए है 2005, बी है 2008, सी है 2010 और डी है 2014। तो सही है 2008 में शुरू की गई थी। पीएम मेगा फूड पार्क यानी योजना 2008 में शुरू की थी, ताकि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों, ये थे हम आज के हमारी टॉप के 50 क्वेश्चन। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा, इनकी व्याख्या देखी, जो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग में थी। लगता है आप लोग को ज़रूर ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हो, तो अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कृपया वो भी आप लिख दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं अवश्य उसमें कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।